अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मलिक उमर वान और मेरे साथ बर्मिंघम के सीनियर सोलिसिटर साहिद चौधरी हैं और आप देख रहे हैं इमिग्रेशन लॉ विद साहिद चौधरी। इस प्रोग्राम में हम आपको आपके पूछे हुए सवालों के जवाब देंगे और आपको जो भी इश्यूज हैं आप हमें लाइव कॉल पर उसका पूछ सकते हैं। हमारा लाइव कॉल नंबर नीचे स्क्रीन पर आ रहा है। आप किसी भी टाइम ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम आप कॉल करके पूछ सकते हैं अपने सवाल के जवाब। वेलकम मिस्टर जाहिद चौधरी। जी, थैंक यू वेरी मच उमर। सर कैसे हैं आप? जी, आई एम ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, came to all of your viewers, Umar. सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आज भी बहुत से लोगों ने सवाल पूछे हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपसे रहनुमाई हासिल करें और इन सवाल के जवाब दे सकें। तो सर पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि विजिट वीजे के लिए एक अच्छी एप्लीकेशन अगर तैयार करनी हो तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किन किन चीजों पे फोकस करना जरूरी है? जी, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जिसने भी पूछा है, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल तो है हर बंदा जो है वो यूके आने के लिए पर तोड़ रहा है। तो लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली जैसे सवाल करने वाले ने पूछा है कि एक अच्छी एप्लीकेशन का करना जो है वो बड़ा जरूरी है। लेकिन सवाल का जवाब देने से पहले जैसे कि आमतौर पर मैं अपने तमाम प्रोग्राम के शुरू में बताता हूं कि देखें, ये जो प्रोग्राम होता है इसका मकसद ये होता है कि आप तक जो है वो जेनेरिक इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई जाए। ये जो इंफॉर्मेशन हम देते हैं ये लीगल एडवाइस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि लीगल एडवाइस के लिए वकील को आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ते हैं, आपसे सवाल जवाब की नशिस्त होती है और उसके बाद लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये होती है कि आपको इतने इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचा दूं जिससे आपको पता हो कि वे यू स्टैंड और जो भी आपने डिसीजन लेना हो वो आप ले सकते हैं। इसी तरीके से ये सिर्फ हमने अगरचे कि ये इमिग्रेशन लॉ भी साहिद चौधरी है, लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूं कि मेरे वक्त का आप फायदा उठाया करें और कोई भी सवाल हो आपका, चाहे वो फैमिली लॉ से मुतल्लिक है, यूके की डिवोर्स के मुतल्लिक है, बच्चों के मामलात हैं जिसमें कॉन्टैक्ट ऑर्डर है, रेजिडेंस ऑर्डर है, स्पेसिफिक इश्यूज ऑर्डर है, इस तरह के और भी स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, विल्स एंड प्रोबेट है, यानी कोई भी आपका जो सवाल हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में प्रोड्यूसर साहब ने आज जो है वो लाइव नंबर भी दिया है, तो अगर आप लाइव कॉल करके इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आप शामिल हो सकते हैं। अब आते हैं जी मलक साहब आपके सवाल की तरफ। देखें, जो ओवर 90% फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, जो ओवर 90% एप्लीकेशन रिफ्यूज होती हैं विजिट वीजे की, वो होती हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस। जो लोग हैं वो अपने करेक्ट या सही जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं वो अपनी एप्लीकेशन में नहीं बताते। कानूनी तौर पर दो तीन चीजें आपने बतानी है इसमें। नंबर वन ये है कि आप एक जेन्युइन विजिटर हैं अंडर अपेंडिक्स वी, और दूसरा जो है कि आप जो है वो अपनी प्रपोज विजिट कंप्लीट करने के बाद वापस चले जाएंगे। आप अब ये जो है ना कि आपकी इंटेंशन ये है कि आप जो है वो अपनी विजिट कंप्लीट करने के बाद वापस जाएंगे, ये तो इंटेंशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अब उसको कैसे आप प्रूव करेंगे? उसके लिए फिर बहुत सारे जो केस लॉज हैं वो ये कहते हैं कि आपने ये होम ऑफिस को कन्विंस करना है कि देयर आर मैनी इंसेंटिव्स फॉर यू टू गो बैक। बहुत सारे पुल फैक्टर हैं, ठीक है। मसलन आपके बच्चे हैं पीछे, आपका कारोबार है पीछे, आपकी जॉब है पीछे, आपकी प्रॉपर्टी है पीछे, आपकी वाइफ है पीछे, आपके वालिदैन है पीछे, यानी जितने भी फैक्टर्स आप बता सकते हैं, होम ऑफिस को कन्विंस कर सकते हैं अलॉन्ग विद एविडेंस, ठीक है जी। तो उसके अंदर एविडेंस देना भी जरूरी है। मसलन आप सपोज करें कि आप बिजनेसमैन हैं, तो अगर आप किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ आप रजिस्टर्ड हैं, उनके मेंबर्स हैं, तो वो मेंबरशिप लगाएं। अब अगर कोई बंदा जो है वो किसी
कि मास कमेटी का रुकन है, ठीक है जी, तो वो मास कमेटी का रुकन जो है वो आप वो साथ लगाएं। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज की कुछ जिम्मेदारियां निभा रहे हैं तो वो आप वो लगाएं। यानी वो तमाम चीजें जो ये साबित करती हूं कि आपके साथ बहुत सारी स्ट्रिंग अटैच्ड है। अब आपके अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल के लेटर्स लगाएं साथ कि ये बच्चे जो हैं वो फुल टाइम एजुकेशन जो है वो उसमें कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बात तो ये है कि आपने जितने भी फैक्टर्स होंगे जो ये साबित करें कि यस कि आप जो है ज्यादा आपकी अटैचमेंट जो है वो बैक होम है एंड यू विल नॉट स्टे हेयर, यू विल गो बैक, ये तो उसमें हो गया। दूसरी जो पहले मैंने बात की कि आप अपने कोरेक्ट फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस बताएं। मसलन अब ये बड़ी हैरानकुन बात है कि जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसमें एक सवाल आता है कि व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। उसमें लोग ये लिखते हैं कि जी हम जो है वो जनाब अनएम्प्लॉयड, लेट सपोज करें, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, लिखा जी कि मैं अनएम्प्लॉयड हूं। लेकिन साथ जो बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं उसमें जनाब कोई लाख आ रहा है, 2 लाख जा रहा है, 3 लाख डाल रहे हैं, 5 लाख जा रहे हैं। तो ये जो एजेंट टाइप लोग हैं ये ऐसी इनको इंफॉर्मेशन देते हैं जी कि आप अपनी स्टेटमेंट बनाएं, आप अपनी स्टेटमेंट बनाएं। भाई एक बंदा जो ये कह रहा है कि मैं कोई बिजनेस नहीं करता, मैं अनएम्प्लॉयड हूं, मेरी कोई जॉब नहीं है, तो उसकी बैंक स्टेटमेंट बना के फिर क्या साबित करना चाहते हैं? आपने जो बैंक स्टेटमेंट लगानी है उसके अंदर जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं आपने सारी उनकी एविडेंस देनी है। अगर ऑब्वियसली कोई बंदा एम्प्लॉय है तो उसके उसके अंदर जो है वो वेज आ रही होगी, वो लगानी है, ठीक है। अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो इसमें भी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली किसी ने मुझे भेजा था एक रिफ्यूजल, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि उसमें उन्होंने बिजनेस अकाउंट बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो लगाई। अब यह है कि जो बिजनेस के आपने ये शो करना है कि ये जो मनी है बैंक स्टेटमेंट में दैट इज ऑन माय डिस्पोजल। अब जो अगर आप बिजनेस बैंक अकाउंट लगाते हैं तो वो तो मनी बिजनेस की है, लिहाजा अगर आप उसमें से ले रहे हैं कुछ पैसे अपने बिजनेस में तो वो पैसे फिर आपको ट्रांसफर करने होंगे। जो है वो मतलब आप डिविडेंड लेते हैं, आप प्रॉफिट लेते हैं, तो वो ट्रांसफर होंगे अपने पर्सनल अकाउंट में से, फ्रॉम बिजनेस अकाउंट टू पर्सनल अकाउंट। तो फिर आप दोनों चीजें लगाएंगे, आप बिजनेस अकाउंट भी लगाएंगे और पर्सनल बैंक अकाउंट भी लगाएंगे, जिससे ये साबित हो रहा हो कि आपका बिजनेस भी रन कर रहा है और बिजनेस से फिर आपके अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो भी खास तौर पर जो बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो आप मिलियंस में और लाखों में आप लगाते हैं, तो वो ये कहते हैं जी आप हमें बता ही नहीं रहे कि ये कहां से आपके पैसे आ रहे हैं, तो हम सेटिस्फाई नहीं हैं कि आप के जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस है उनकी हमारे पास जो है वो ट्रू पिक्चर है। तो इस वजह से जो है ओवर 90% जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज होती है। तो मेरी दो चीजें आपको एक अच्छी एप्लीकेशन बनाने के लिए, नंबर 1 तो ये है कि आप वो सारे फैक्टर्स गिनवाएं उनको, जो कि वो एक अच्छा कवरिंग लेटर बनाएं और उसमें से ये सारी चीजें एक्सप्लेन करें। जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप देखें बात यह है कि इमिग्रेशन लॉज के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो एप्लीकेंट के ऊपर होता है और उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो है ऑन अ बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये जो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है इसको सामने रख के आपने बताना है कि जनाब देखें ये बात, मसलन अगर आपकी अच्छी इमिग्रेशन हिस्ट्री है तो आप मेंशन करें कि देखें जनाब मैंने पिछले पहले 5 दफा आया हूं यूके के अंदर, 6 दफा आया हूं जनाब, और अपने जो एलोकेटेड टाइम था उसके अंदर मैं वापस गया हूं, आई वॉज नेवर इन अ ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन लॉज। तो इस तरह की एक अच्छी एप्लीकेशन बनाएं, मेहनत करें, और उसमें से सिर्फ ये नहीं है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके, फैमिली एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर तो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन जाती है ना, पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, रहते कहाँ है, ये सारी, बाकी तो आपने उनको एक्सप्लेन करना है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ये इन सारी छोटी छोटी चीजों का आप ख्याल रखें तो फिर जो है वो आप एक बेहतर जो है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जय साहब। इसमें एक और सवाल भी जो हमसे पूछा गया वो ये है कि बहुत से लोग इस चीज पे कंफ्यूज होते हैं कि बैंक स्टेटमेंट में कितने पैसे होने चाहिए विजिट वीजे के लिए। तो अगर आप इस पे भी जरा हाईलाइट करें हमारे व्यूवर्स के कि ये जो कंफ्यूजन होती है अनेक, कम से कम जी इतने पैसे बैंक स्टेटमेंट में होने चाहिए, तो इसकी क्या जी गाइडलाइंस है?
जी, बिल्कुल ठीक है। ये भी वाक़ई बिल्कुल आपने सही कहा है। बहुत सारे ये भी आती हैं जी कि हम किसी को बुलाना चाहते हैं तो हमारे अकाउंट में कितने पैसे हों या जो बंदा वहाँ से एप्लीकेशन कर रहा है उसके अकाउंट में क्या हो। देखें ये भी अगेन डिपेंड करता है, लॉ में कोई फिगर तो नहीं लिखी हुई, ठीक है ना? जो अपेंडिक्स बी है उसमें कोई फिगर नहीं है। लेकिन सपोज़ करें कि जब वो अपनी एप्लीकेशन करते हैं तो वो आपको पूछते हैं कि आप कितने दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए जा रहे हैं। अब एक शख्स ने अगर कहा है कि जी मैं 4 वीक के लिए जा रहा हूँ, ठीक है जी। अब उसने उसमें आप देख लें कि उसका तकरीबन एयर टिकट्स वगैरह जो है वो आप £1000 वो लगा लें और 4 वीक का यहाँ पे अगर उसका यहाँ स्पॉन्सर यहाँ मौजूद है तो अगर वो उसके पास जाके रह रहा है तो बाकी £1000 और लगा लें। तो इसका मतलब ये हुआ तकरीबन 1500-2000 पाउंड अगर 4 वीक के लिए उसके अकाउंट में है तो सफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि उसका यहाँ स्पॉन्सर भी है, स्पॉन्सर ने अंडरटेक किया हुआ है कि मेरे पास रहेगा, मैं इसके मेंटेनेंस और अकोमोडेशन का जिम्मेदार हूँ। ठीक है जी। तो 2-2,500 काफी है। लेकिन अब अगर ये एक बंदा ये कहता है जी मैं जनाब एक तो मेरे साथ मेरे बच्चे भी आ रहे हैं, वाइफ भी आ रही है, हस्बैंड भी आ रहा है और फिर ये है कि मैं 2 महीने के लिए आ रहा हूँ, 3 महीने के लिए आ रहा हूँ, तो फिर उसी हिसाब से आपको जो अपने मेंटेनेंस फंड शो करने पड़ेंगे अपने अकाउंट के अंदर वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर आप ये डिपेंड करता है कि आप कितनी देर के लिए जो है वो आते हैं। एक चीज क्योंकि ये अब विजिट वीजे का ही सेशन चल रहा है तो मैं आई टेक एडवांटेज ऑफ दैट कि लोगों को बता दूं, क्योंकि देखिए बात यह है कि अब इसके ऊपर अगर आपका विजिट वीजा जो है वो रिफ्यूज होता है तो उसके ऊपर जो है वो राइट ऑफ अपील नहीं है, विनर राइट ऑफ अपील नहीं है। अब देखें दो चीजें, अगर आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है विजिट वीजा और उसमें आप समझते हैं कि जो पॉइंट एंटी क्लियरेंस ऑफिसर ने रेज किए हैं आप उसको एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उस सूरत में मेरी सजेशन ये होती है कि आप जो रिफ्यूजल में पॉइंट रेज किए हैं एंटी क्लियरेंस ऑफिसर्स ने उसको एड्रेस करके आप जो है वो एक नई एप्लीकेशन करें, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी वजह से यह समझते हैं कि जो एविडेंस आपने दी है उसको जो है एंटी क्लियरेंस ऑफिसर ने बिल्कुल कंसिडर ही नहीं किया या किया है तो रॉन्गली कंसिडर किया है, तो आप अगर ये समझते हैं कि ये रिफ्यूजल जो है ये अननेसेसरी है तो ऐसी सूरत हाल में आपको उसको जरूर थ्रू जुडिशियल रिव्यू जो है वो चैलेंज करना चाहिए। अब इसलिए जुडिशियल रिव्यू क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसेस है तो उसमें मैं ये सजेस्ट जरूर करता हूं कि आप किसी वकील के थ्रू ही करें तो खुद आपके लिए जरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो जुडिशियल रिव्यू होता है ये सिर्फ पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर होता है। तो होप कि मैंने अब आपका जवाब भी दे दिया और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो भी मैंने आपको पहुंचा दी है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। इसी में अभी बार बार लोग सवाल कर रहे हैं मैसेज के लिए। अभी एक और क्वेश्चन आया हमें, वो ये कह रहे हैं कि अगर एक शख्स बेनिफिट ले रहा है क्या जी वो स्पॉन्सर अब लाइसेंस मींस के स्पॉन्सर दे सकते हैं अपने किसी रिलेटिव को जो बाहर आना चाहता है विजिट वीजे के लिए? जी जी बहुत शुक्रिया। देखें ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि लोग कहते हैं जी कि अगर हम पब्लिक बेनिफिट ले रहे हैं तो हम किसी को जो है वो स्पॉन्सर नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पब्लिक बेनिफिट ले भी रहे हैं तो फिर भी आप इनवाइट कर सकते हैं ना किसी को कि वो आपको मिले। अब देखें जो विजिट वीजे का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो आपकी कास्ट है जो आपने लिखी है अपनी एप्लीकेशन में कि जी इस विजिट वीजे के ऊपर मेरी कास्ट आएगी जनाब 2000-3000 पाउंड। अगर जो एप्लीकेंट है वो ये कह रहा है कि सारा खर्चा जो है रहने का खाने पीने का वो सारा मैं करूंगा और उसकी वो एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर तो जो यहां से इनवाइट कर रहा है उसको तो किसी किस्म के डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ हाँ ये है कि वो ये एक रिक्वायरमेंट होती है कि जो बंदा आपको बुला रहा है उसका तरफ से इनविटेशन लेटर जाना चाहिए कि जनाब मैं ये मेरा नाम है, ये मैं यहाँ रहता हूं, तो मैं अपने फलां अजीज को, बहन को, भाई को, दोस्त को, कजन को मैं चाहता हूं कि वो यहाँ यूके में आए और आके हमें विजिट करें। तो ऐसी सूरत हाल में नहीं है। हाँ अगर जो स्पॉन्सर है वो अंडरटेक करना चाहता है कि उसकी मेंटेनेंस में मैं करूंगा और उसके अकोमोडेशन में मैं करूंगा तो फिर तो ऑब्वियसली उसको साबित करना पड़ेगा कि जनाब उसके पास ही वो फंड्स मौजूद है। तो अगर एप्लीकेंट खुद हर चीज जो है वो अंडरटेक कर रहा है तो फिर अगर कोई यहाँ पे बंदा बेनिफिट ले रहा है तो फिर भी वो जो है वो किसी को विजिट वीजे के लिए इनवाइट कर सकता है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने बहुत अच्छी तरह इस इशू को जो डीप इसकी इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी है। थैंक यू सो मच।
अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक जो हमारी व्यूअर ने मैसेज किया अभी मुझे, ये कह रहा है कि असाइलम पेज के लिए बेसिकली कब बेस्ट टाइम है जब असाइलम अप्लाई करना चाहिए, और इसे कौन कौन कर सकता है, इसे इसके लिए कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है इन टर्म्स हु कैन अप्लाई? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये हर बंदा जो समझता है कि जनाब हम असाइलम कर लें, हम असाइलम कर लें, ये कर लें, तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। असाइलम कोई ऐसा तो नहीं है ये कोई कि जनाब आप हाँ जी बस आप असाइलम कर लें। ये देखें, रिफ्यूजी की डेफिनेशन जो है वो जिनीवा कन्वेंशन का जो है 1951 का, उसमें बताई हुई है। वो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपको जेन्युइन फियर है, आपकी लाइफ को थ्रेट है बिकॉज ऑफ योर रिलीजन, आपके मजहब की वजह से, आपकी नेशनैलिटी की वजह से, आपकी मेंबरशिप ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से, आपकी जो है पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से, और इसी तरीके से ये जो चीजें जो उस डेफिनेशन में लिखी हुई हैं, अगर उन वजूहात की वजह से आपकी लाइफ को थ्रेट है, जेन्युइन फियर है आपका परसिक्यूशन का, तो फिर आप बिल्कुल आप असाइलम कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आपको ये बताना पड़ेगा, इसके साथ जो उस डेफिनेशन में लिखा हुआ है वो ये है कि यू मस्ट बी आउटसाइड ऑफ योर कंट्री एंड यू आर अनएबल टू गेट द प्रोटेक्शन ऑफ अथॉरिटीज ऑफ योर कंट्री। कि आपके जो भी मसाइल हैं आपके कंट्री के अंदर, आपने उनको अपने कंट्री की जो लॉ एनफोर्समेंट वाले अथॉरिटीज हैं या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनके सामने आपने रेज किया, लेकिन उन्होंने उनको एड्रेस नहीं किया या आपकी हेल्प जो है वो नहीं की। तो इस वजह से हर जो मसलन सपोज करें कि अब एक बंदा ये कहता है कि जी जनाब मैं आया हूं, मैंने पीछे किसी के पैसे देने थे, अब वो पैसे मेरे पास है नहीं है, तो वो बंदा जो है वो मुझे जो है वो थ्रेट कर रहा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस की धमकियां दे रहा है। तो मैं क्या, देखें भाई अब मैंने अभी डेफिनेशन आपको बता दी है। अब क्या ये जो जिनीवा कन्वेंशन के अंदर रिफ्यूजी की ये डेफिनेशन है उसमें ये आता है कि आपने किसी से पैसे देने हैं तो आप असाइलम करें? उसमें नहीं है ये। तो आप फिर रिफ्यूजी स्टेटस के लिए तो नहीं अप्लाई कर सकते ना, वही ना, ये ऐसा नहीं होता, इस तरह से नहीं होता। फिर दूसरा जो आपका सवाल था कि जनाब देखे अगेन असाइलम के जो केसेस होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपकी क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिबिलिटी का मतलब ये है कि आप जो क्लेम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो सारा सच है। अब इन माय ओन प्रैक्टिस और मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि सम टाइम लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होता, लेकिन वो जो बात कर रहे होते हैं वो होम ऑफिस को ये कन्विंस कर लेते हैं कि दे हैव अ जेन्युइन फियर ऑफ परसिक्यूशन, और उनके जो है वो उनको असाइलम ग्रांट हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात आपके पास हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन आप होम ऑफिस को कन्विंस नहीं कर पाते कि आपकी लाइफ को जेन्युइन फियर है। तो ऐसी सूरत हाल में इसको हम कहते हैं कि क्रेडिबल कितने हैं। तो आपने असाइलम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपकी क्रेडिबिलिटी है। अब ये जो टाइम आपने बताया है कि कब कर सकता है, देखिए ये लॉ ये है कि ट्रीटमेंट ऑफ क्लेमेंट एक्ट जो है उसका सेक्शन 4 उसके अंदर अब वो ये कहता है कि जनाब जब आपको पहली अपॉर्चुनिटी मिले तो उस वक्त आपने जो है वो असाइलम क्लेम करना है। ठीक है जी, फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, उसके ऊपर आप असाइलम क्लेम करेंगे। अच्छा, अगर आप उस फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी के ऊपर असाइलम क्लेम नहीं करेंगे तो क्या होगा, योर क्रेडिबिलिटी विल बी सीरियसली डैमेज। तो अगर शुरू में ही आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो डैमेज हो गई है तो फिर आप अपना केस जो है वो कैसे आगे चलाएंगे। इसलिए आप देखें कि वो आपसे ये पूछते हैं जब आपका असाइलम स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है कि आपने कौन सी एयरलाइन इस्तेमाल की, क्या आपकी डायरेक्ट फ्लाइट थी या आप रास्ते में किसी सेफ कंट्री में रुके हैं। क्योंकि वो ये असर्टेन करना चाहते हैं कि अच्छा अगर आप रास्ते में किसी जो है वो
सेफ कंट्री में आप रुके हैं तो आपने वहां असाइलम क्यों नहीं किया? ठीक है। इसी तरीके से लेट्स सपोज करें कि एक स्टूडेंट आता है, अब वो उसके जहन में ये है कि उसने तो जनाब आगे असाइलम क्लेम करना है। अब क्या है कि क्या उस स्टूडेंट ने जब वो यहाँ से इमिग्रेशन से पास कर रहा था तो क्या उसने इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ये बात बताई थी? यानी उसकी जो फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि जो ही वो एयरपोर्ट पे आया है और इमिग्रेशन ऑफिसर के पास आया तो वो वहां पे वो करे। ऐसा नहीं है कि उधर तो वो कहे कि हाँ जी मैं स्टूडेंट आ रहा हूँ, इसका मतलब है कि आपके इंटेंशन जो है वो और थी। तो आप कहें जी मैं स्टूडेंट, फिर आप यहाँ पे आए हैं तो फिर आप जो है वो कहें कि अब मैंने असाइलम करना है, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो सीरियसली डैमेज होती है। हाँ ये है कि सम टाइम ये है कि मतलब सपोज करें कि आप स्टूडेंट आए हैं, उसके बाद आपके आने के बाद कोई ऐसी इंसिडेंट हुआ है कि जिससे आपको ये बात समझ आई कि हम आप अगर वापस गए तो आपकी जान को खतरा होगा। तो जो ही ये बात आपके नॉलेज में आती है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो असाइलम करना पड़ेगा। जितना आप डिले करेंगे उतनी ही आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो डैमेज होगी। आई होप आई आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच मिस्टर चौधरी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आया है वो ये है कि जो एक एप्लीकेंट है उसने एक्सटेंशन अप्लाई कर दी है, एज अ स्पाउस आया था यूके पे। तो जब उसने इनिशियली एज एप्लीकेंट अप्लाई किया था स्पाउस वीजे के लिए तो उसकी जो पार्टनर रिक्वायरमेंट मेट करता था 18,600 जो पाउंड है एटलीस्ट। अब क्या है कि अब उसका जो पार्टनर है वो बेनिफिट्स क्लेम कर रहा है और उसने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, तो इसके लिए लोग क्या सिचुएशन अप्लाई करता है? क्या वो अभी भी एलिजिबल है एक्सटेंशन के लिए या फिर उसे 10 साल के रूट पे डाल दिया जाएगा? अच्छा देखें, इसमें दो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूं कि आपके देखने वालों के लिए फायदा इसमें होगा कि देखें दो तीन चीजें हैं। एक तो यह है कि अगर आप स्पाउस वीजे पे यहाँ आए हैं यानी 5 ईयर रूट्स के ऊपर आए हैं, आपने 2.5 साल गुजार लिए हैं, अब आपने जब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है तो क्या है आपके सर्कमस्टांसिस जो हैं वो चेंज हो गए हैं और अब आप जो हैं वो जो रिक्वायरमेंट है एक्सटेंशन स्पाउस वीजे की वो आप पूरी नहीं करते। ठीक है। इसमें अगेन क्योंकि सवाल करने वाले ने पूछा है, सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं हमारे पास होती, तो मैं जरा एक्सप्लेन इसको कर देता हूं कि क्या है उसमें। अब उसमें यह है कि देखें अगर तो जैसे आपने कहा कि वो बेनिफिट जो है उसका पार्टनर ले रहा है, तो अब अगर पार्टनर जो है वो क्वालिफाई बेनिफिट ले रहा है यानी कोई डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहा है या पर्सनल इंडिपेंडेंट पेमेंट उसने शुरू कर दिया है या उसको अटेंडेंस अलाउंस मिलना शुरू हो रहा है या वो उसको केयर अलाउंस मिलना शुरू हो रहा है, इनको हम कहते हैं क्वालिफाई बेनिफिट। तो अगर तो एट द टाइम ऑफ एक्सटेंशन उसको जो है वो क्वालिफाइंग बेनिफिट मिल रहे हैं तो फिर वो अपने स्पाउस वीजे की ही एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेगा। ठीक है। यानी वो 5 साल के रूट पे ही मिलेगा उसको, जो है वो एक्सटेंशन मिल जाएगी 2.5 ईयर की फर्दर जो है। अब अगर वो ये क्वालिफाइंग बेनिफिट नहीं ले रहा, फिर अगर तो वो ये साबित कर दे और वो रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो फिर ये साबित कर दे कि उसके जो सर्कमस्टांसिस हैं वो एक्सेप्शनल हैं, तो फिर हो सकता है कि जो होम ऑफिस है उसको 10 ईयर्स के रूट पे जो है वो लगा दे। लेकिन अगर वो एक्सेप्शन सर्कमस्टांसिस भी नहीं है और जो है वो रिक्वायरमेंट भी नहीं मीट कर रहा, तो इसमें ये हो सकता है कि फिर होम ऑफिस जो है इस एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दे। इसमें एक और सिनेरियो हो सकता है कि हाँ अगर उसका कोई ब्रिटिश चाइल्ड है या बच्चे हैं तो फिर और वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं भी कर रहा, तो फिर क्या होगा कि होम ऑफिस जो है वो इसको जो है वो 10 ईयर्स के रूट पे लगा देगा। अब इसमें अभी जो अपेंडिक्स फैमिली लाइफ जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था लास्ट ईयर, उसमें ये है कि हाँ अगर उसने जो है वो 2.5 ईयर जो है वो स्पाउस वीजे के ऊपर गुजारे हैं और उसको अब 10 ईयर्स के रूट पे लगा दिया है, तो अगर वो 7.5 ईयर जो है वो फैमिली के रूट पे लगाता है तो वो पहले जो 2.5 ईयर्स हैं उनको कंबाइन कर सकता है। तो कंबाइन करके अगर उसके 10 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर भी वो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकता है। मेरे ख्याल में क्योंकि ये ब्रीफ दुरानिये का प्रोग्राम होता है तो आज हमने काफी डिटेल से लोगों के जो सवालात थे उनका हमने जवाब दिए हैं। तो मेरे ख्याल में प्रोड्यूसर साहब भी कह रहे हैं कि टाइम जो है वो थोड़ा खत्म हो गया है, तो आप मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम को आप वाइंड अप कर ले उमर।
थैंक यू सो मच जोई साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दिया। आई होप दे विल बी हैप्पी विद द आंसर्स। So thank you so much viewers for watching us. Please like, subscribe and follow us on YouTube and ZNC Network. Thank you so much. Allah Hafiz.